सनशाइन कॉलोनी में चंपा नाम की एक कामवाली आया करती थी। वो उस मोहल्ले में कई घरों में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सबसे पहले वो चौबे निवास में जाती है, जिसमें आरोही अपनी सास इंदु और पति प्रतीक के साथ रहती है। अरे जल्दी अंदर आ, एक तो पहले ही आज इतना लेट आई है, ऊपर से ठुमक ठुमक कर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई फैशन शो चल रहा हो। काय को सुबह सुबह गरम तवे की तरह तपरेली हो। इतना भी लेट नहीं आई है मैं, बस 5-10 मिनट ही लेट हुआ है। क्यों छठी मैडम, बराबर बोली ना मैं? वो जो भी हो चंपा, लेकिन तुझे जल्दी आना चाहिए। अरे आजकल तो हर 2 दिनों में तो लेट ही होती रहती है। ठीक है छठी मैडम, मैं कल से आप दोनों को शिकायत का मौका ही नहीं देगी। वो क्या है ना, मेरे बंगले में पेंटिंग का काम चल रहा था, इसलिए मेरे को इतने दिनों से देरी हो रही थी। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि पेंटिंग का काम पूरा हो गया है। अरे चुप कर, जब देखो तब अपने बंगले की बात किया करती है। ना जाने कौन सा बंगला है तेरा। अरे मोटी मैडम, मेरा सच में बंगला है। आपको मानना है तो मानो, और नहीं मानना तो जाओ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। वैसे चंपा, आजकल तेरे कपड़े भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये वाली ड्रेस तो तुझ पर बहुत जच रही है। शुक्रिया छठी मैडम, ये ड्रेस तो मैंने हाल ही में ही खरीदा है। काफी महंगा है, पर मेरे को पसंद आ गया ना, इसलिए मैंने ले लिया। मस्त लग रहा है ना? इतना कहकर चंपा काम करने लग जाती है। तभी इंदु आरोही से कहती है, अरे आरोही बहू, ये लड़की कितनी फेकुचंद है, और तू भी इसकी बातों में आ जाती है। बंगला है, महंगे महंगे कपड़े हैं, पर एक काम वाली होकर इसके पास ये सब कैसे आ सकता है? अरे इतने महंगे कपड़े तो हम भी नहीं पहनते, और तो और हम तो एक नॉर्मल से घर में रहते हैं। फिर ये काम वाली ऐसे कौन से सपनों के बंगले में रहती है, क्या पता। लेकिन माँ जी, कभी कभी तो मुझे इसकी बातें सच भी लगती हैं। अरे इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सर से पांव तक झूठी और मक्कार है। अब घर घर में काम करके लाखों रुपए थोड़ी ना कोई कमा सकता है। और तो और ये जो कपड़े पहनती है, ये उसे किसी और मालकिन ने दिए होंगे, तभी जाकर ये पहन पा रही है, वरना ये लड़की इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकती है? हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। शायद आप सही कह रही हो। पर इस बेवकूफ को ये लगता है कि अगर ये बड़ी बड़ी फेंकेगी तो हम इसके दबाव में रहेंगे और इसे महान समझेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कोई पागल खाने से नहीं आए हैं जो इसकी बातों में आकर पागल बन जाए। इसीलिए मैं समझा रही हूँ तुझे। वही जब दूसरी तरफ चंपा नंदा के घर जाती है, तभी हे राम, अब ये रिमोट को क्या हो गया है? मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता। अब मैं अपना टीवी सीरियल कैसे देखूंगी? आज तो कंगन कंगना के सीरियल में कंगना अपनी जेठानी को थप्पड़ मारने वाली है, और बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। अरे मैडम, क्या आप भी, आपको इतना भी नहीं आता क्या? मतलब लाओ, दिखाओ मेरे को, मैं ठीक करके देती है ना आपको। अरे पागल पागल हो गई है क्या? इस रिमोट के बारे में तुझे कैसे समझ आएगा? तेरे घर पर भी टीवी है क्या? ना बाबा ना, तू इसे और बिगाड़ कर रख देगी। और अब जब मेरा बेटा शाम में ऑफिस से घर लौटेगा, तभी मैं टीवी देख पाऊंगी। अरे मैडम, काय को डर रही हो? मेरे घर पर भी आपके जैसा ही टीवी है, बहुत सुंदर है वो तो, इसलिए मेरे को इस रिमोट के बारे में सब पता है। चलो दिखाओ अब मेरे को। अरे पर चंपा नंदा के हाथ से रिमोट लेकर उसे ठीक करके टीवी ऑन कर देती है, और ये देखकर नंदा हैरान रह जाती है। बाप रे, तूने तो इस टीवी को सच में ऑन कर दिया। आपको मैंने बोला था ना, मेरे घर पर भी ऐसा ही टीवी है। लेकिन आप लोगों को तो यही लगता है कि मैं तो बस हवा में ही बात करती है। अरे लेकिन तू एक काम वाली होकर तेरा बंगला कैसे हो सकता है, और तेरे घर पर हमारे घर जैसा टीवी कैसे आ सकता है? अरे आप सबके भेजे में ये सवाल बराबर आता है।
कि मेरा बंगला कैसे हो सकता है, लेकिन ये सवाल काय को नहीं आता कि मेरा बंगला क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू इतनी ही अमीर है तो फिर तू यहाँ घर में काम क्यों करती है, और तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं जो तू इतने बड़े घर में रह पाए। अब मैं आपको क्या बताऊं मैडम, बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताएगी। चलो, अभी मेरे को बहुत सारे काम पड़े हैं। अगर इधर ही चाप के साथ गुलू गुलू करती बैठी तो टाइम यूं ही निकल जाएगा। आपको क्या है, इधर ही बैठकर सोफा गरम करना है आपको, लेकिन मेरे को तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर शाम को अपने बंगले में जाना है और आराम से एकांत में समय बिताना है। अरे पर सुन तो। चंपा फट से काम करके चली जाती है। कुछ तो राज है। जब भी इससे पूछती हूँ कि ये घर काम क्यों करती है तो ये तुरंत रफूचक्कर हो जाती है। नंदा अपने कुंवारे बेटे रणधीर के साथ रहती है। फिर शाम में जब रणधीर घर लौटता है तभी नंदा उसे चंपा के बारे में बताती है। और तभी ओफो माँ, अब फिर शुरू हो गई। रोजाना आप मुझे उस चंपा और उसकी फेंकी हुई बातों के बारे में क्यों बताती रहती हो, और कितनी बार कहूं मैं आपसे, उसकी बातें 100% झूठी रहती है। पर रणधीर बेटा, अगर वो झूठ बोलती है तो उसने मेरे सामने रिमोट कैसे ठीक करके दिया। वो तो ये दावा करती है कि उसके बंगले में भी हमारे जैसा ही टीवी है। सारा झूठा दावा करती है वो माँ। अरे वो तो एक नंबर की टोपीबाज है। और रही बात उसे रिमोट कैसे चलाने आता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़े बड़े घरों में जाकर काम करती है और वहां के लोगों को रिमोट चलाते हुए देखकर वो भी ये रिमोट चलाना सीख गई होगी। सिंपल है माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उसके बारे में। अरे वो तो आप सबको उल्लू बनाकर जाती है और कुछ नहीं। हैं? गजब औरत थी, समझ ही नहीं आती मुझे। फिर गली मोहल्ले की सारी औरतें जब आपस में मिलती हैं तभी तभी वो चंपा के बारे में ही बातें करती हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, क्या वाकई में उसका कोई बंगला होगा। अरे नहीं रे नंदा, तू बोरा गई है क्या। अब घर घर काम करके वो कितने ही पैसे कमा लेगी। मुझे तो उसकी सारी बातें झूठी ही लगती है। अरे वो तो बस दूसरों की नजर में बनी रहने के लिए फेंकती रहती है। अब वो जो भी हो, लेकिन मुझे तो उसकी फेंकी हुई बातें सुनने में बहुत मजा आता है माँ जी। अरे चुप कर, बढ़िया ही दांत दिखाने वाली। लेकिन इंदु काकी, मुझे तो कहीं ना कहीं सच लगती है उसकी बातें। अजीब सा रहस्य छुपा है उसके पीछे। अरे स्वर्णा बेटा, तुम नौजवान लोग तो बेल बुद्धि ही हो, इसलिए तुम्हें सही गलत समझ ही नहीं आता। ये मेरी बहू भी वैसी ही है। खैर, मेरे पास तो ढेरों काम पड़े हैं। उस चंपा के बारे में गप्पे मारने का समय नहीं है मेरे पास। फिर अगले दिन, अरे स्पन्ना मैडम, कल मेरे को पूरा दिन छुट्टी चाहिए, हाँ, क्योंकि कल मैं अपने बंगले की सफाई करके उसे एकदम चकाचक करने का सोच रही है। क्यों? हाँ मैडम, अब मेरे को तो मेरे हाथ की सफाई अच्छी लगती है। दूसरे लोग तो गंदी तरह से करेंगे ना, पर अब इतना बड़ा घर है तो उसकी थोड़ी बहुत सफाई के पीछे ही मेरा पूरा दिन चला जाएगा। वैसे मैं मोहल्ले की सारी मैडम लोगों को भी कल छुट्टी के बारे में बात करने वाली है। ठीक है चंपा, कल तुम छुट्टी ले सकती हो। स्वर्णा को बड़ी ही हैरानी होती है। फिर अगले दिन वो यह बात आरोही को फोन पर बताती है। हाँ स्वर्णा, मैं जानती हूँ वो आज अपने बंगले की सफाई करने वाली है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ पर नहीं आने वाली। अरे ये बात तो मुझे अब तक हजम नहीं हो रही, इसलिए मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तो उसे वीडियो कॉल कर ही देती हूँ और वीडियो कॉल के जरिए सारा सच सामने आ जाएगा कि वो वाकई में किसी बड़े बंगले में रहती है या फिर बस हवा में तीर मार रही है। अरे वाह, ये तो काफी बेस्ट आइडिया है। फिर जल्दी कर वीडियो कॉल और मुझे भी बताना कि तुझे वीडियो कॉल में क्या दिखाई देता है। हाँ हाँ जरूर, मिलते ही शाम में। तुम्हारे घर चाय पीने आऊंगी मैं। बिल्कुल, जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़ी भी बनाऊंगी। फिर स्वर्णा चंपा को वीडियो कॉल करती है
और चंपा उसे रिसीव भी कर लेती है। और उसके बैकग्राउंड में एक बड़े से बंगले का गार्डन एरिया होता है। और ये देखकर स्वर्णा आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह चंपा, तेरा बंगला तो सच में एकदम आलीशान और सुंदर है रे। चल अच्छा है, ठीक से कर हाँ सफाई। लेकिन हाँ, इतना भी मत करना कि तू बीमार पड़ जाए और कल फिर से छुट्टी मार ले। नहीं रे बाबा, चंपा के अंदर तो बहुत सारा स्टेमिना है। गांव का पानी जो पिया है मैंने, शहर के लोगों की तरह कमजोर भीगी बिल्ली नहीं हूं मैं। चलो अब रखती हूं मैं। अभी तो बस गार्डन एरिया की ही सफाई हुई है, लेकिन हॉल और दूसरी मंजिल की सफाई अभी तक बाकी है। क्यों? फिर शाम के समय स्वर्णा आरोही के घर जाकर इंदु और प्रतीक के सामने सारी बातें रखती है। ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या सच में उसके बैकग्राउंड में गार्डन एरिया था? हाँ रोही, और वो एरिया तो बहुत ही सुंदर था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के जमाने में वीडियो कॉल पर कोई भी नकली बैकग्राउंड लगा सकता है। वो चंपा भले ही अनपढ़ गवार क्यों ना हो, लेकिन वो ये अच्छे से जानती है कि फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उसने जरूर वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में एआई की मदद से नकली बैकग्राउंड सेटअप किया होगा, ताकि तुम लोगों को सच लग सके। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो आज किसी बड़े घर में एक दिन के लिए काम करने गई हो। वैसे भी उसे बड़े बड़े घरों से काम के बुलावे आते ही रहते हैं। अरे वही तो वो लोग होते हैं जो उन्हें काम के सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। तो उन्हीं के घर का बैकग्राउंड होगा वो। और स्वर्णा और आरोही, तुम दोनों उसकी बातों में इतनी भी पागल मत बनो। वो तो एक नंबर की चापलूस औरत है। येड़ा बनाकर अच्छे से पेड़ा खाती है वो। पर काकी, कोई इतना भी येड़ा कैसे बना सकता है? और उसके बैकग्राउंड में वो गार्डन नकली नहीं था, असली ही था। और अगर वो कहीं पर काम करने गई होगी, तो वहां के मालिक या मालकिन कहाँ पर थे? अब जरूरी थोड़ी ना है कि वहां के मालिक और मालकिन वीडियो कॉल में ही दिखे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग घर के अंदर हो। या फिर तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ऐसे बुद्धू लोगों की तरह बर्ताव करना प्लीज बंद कर दो। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक मामूली सी काम वाली है, लेकिन जब देखो तब हर रोज उसी की चर्चा होती रहती है। ऐसे ही एक रोज वो अपने घर से बढ़िया से नॉनवेज पकवान बनाकर लाती है। और उसे देखकर नंदा और उसका बेटा रणदीप खुशी के साथ साथ चकित रहते हैं। ये लो मैडम, मेरे घर पर आज 2 से 3 सहेलियां आने वाली थी, इसलिए मैंने ये पकवान बनाए थे। अब बच गए हैं ना, और मैं तो अकेली ही रहती है, तो ये खत्म कैसे होंगे? इसीलिए मैं यहाँ लेकर आई। अब बाकी घरों में तो देने के लिए वो लोग नॉनवेज तो नहीं खाते ना, तो मैं इसे वहां लेकर तो नहीं जा सकती। क्या बात है चंपा, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। शुक्रिया साहब, आती हूँ हाँ। रसोई में बहुत काम है। देख रणधीर बेटा, इसने कितने सारे पकवान बनाए हैं, और नॉनवेज तो कितना महंगा हो रखा है। तो इसने इतना खर्चा कैसे किया होगा? या फिर ये पकवान कहीं इसे किसी ने दिए तो नहीं होंगे ना? और ये हमसे झूठ बोल रही हो कि ये सब पकवान इसी ने बनाए हैं। अरे क्या माँ अभी, अब वह जो भी हो, लेकिन हमें तो फ्री फंड में इतना टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? अरे आप तो बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ ना स्वीटी, अभी तक तूने कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना मैडम, लेकिन आपकी ये वॉशिंग मशीन एकदम घटिया है। अरे इससे अच्छी तो मेरे घर की वॉशिंग मशीन है, इसलिए आप पहले इसे ही बदलो, वरना मैं आपके कपड़े इसमें नहीं धोने वाली। अरे जब देखो तब मेरे घर पर ये है, मेरे घर पर वो है, बस अपने बड़े घर के गुणगान गाती रहती है। एक मामूली से काम वाली होकर भी तू खुद को लखपति बताती है। चल, अब बहुत हुआ तेरा। अब तो तुझे हमें अपने बंगले में लेकर जाना ही होगा। आरोही, बुला स्वर्णा को, तब तक मैं नंदा को बुलाती हूँ। और आज तो हम सब इसके बंगले में चलकर ही रहेंगे। जरा मैं भी तो देखूं कैसा होता है काम वाली का बंगला। आई शपथ, ये तो मेरे बंगले में आना चाहती है। अब मैं क्या करूं?
क्या सच में चंपा का कोई बंगला है? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इशिता की हाल ही में पार्थ नाम के लड़के के साथ शादी हुई होती है। अरे इशिता बहू, ये रही लिस्ट। लिस्ट? लेकिन ये कैसी लिस्ट है माँ जी? इसमें सारा मेन्यू है जो तुझे बनाना है। इतना सारा खाना? आखिर क्या बात है माँ जी? आज कोई दावत है क्या घर पर? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं बहू, दरअसल तेरी दादी सास और दादा ससुर को गए हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गरीबों में और मोहल्ले में खाना बांटूंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है माँ जी। उतनी ही हमें दादा दादी की दुआएं भी लगेगी। अरे बेटा, उनकी दुआएं तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। वैसे माफ करना, हाँ, हम अमीर लोग हैं, घर पर इतने नौकर चाकर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे खाना बनवा रही हूँ, वो भी शादी के तुरंत 2 दिनों के बाद। अरे नहीं माँ जी, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? उल्टा ये तो मेरा फर्ज है, और इतना बड़ा पुण्य का काम करने का सौभाग्य मिलने पर मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए। कितनी समझदार है तू बहू। और ये खाना अगर नई नवीली बहू के हाथ से बनेगा तो और भी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने ये सारा काम तुझे ही सौंप दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस काम को पूरे दिल से करूंगी। शुक्रिया बेटा। वैसे माँ जी, दादा दादी को क्या हुआ था? उन्हें गुजरे तो अभी 6 महीने ही हुए हैं ना, तो उनका देहांत कैसे हुआ माँ जी? वो दरअसल बात ये है कि एक दिन वो दोनों गांव जा रहे थे और जिस बस में से वो जा रहे थे वो बस खाई में गिर गई और उसी कारण उनकी मौत हो गई। हे भगवान! हाँ बहू, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, हमें तो उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अरे उनकी ही क्या, उस हादसे में से किसी की भी कोई बॉडी नहीं मिली सिवाय 2 यात्रियों के। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी, लेकिन उनके बारे में पार्थ हमेशा मुझसे बात करता है। जानती हूँ बहू, अरे वो तो उस पर जान देते थे। सच में माँ जी और पापा जी तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तो मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। उल्टा एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया है। अरे वाह! अब तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज वो दोनों जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को बस शांति मिले। हाँ बेटा, वो तो है। फिर इशिता सारा खाना बनाती है और फिर रात में, थैंक यू सो मच पार्थ। मैंने बस कहा कि मुझे भुट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है और तुम मेरे लिए सच में लेकर आ गए, वो भी मेरी फेवरेट जगह से। हाँ तो, अरे तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? लेकिन ये क्या, इस थैले में भुट्टे के साथ साथ ये दवाइयाँ क्या कर रही है पार्थ? और ऐसी दवाइयाँ तो बीपी के पेशेंट खाते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में तो कोई भी बीपी का पेशेंट है ही नहीं। फिर ये दवाइयाँ तुम क्यों लेकर आए हो? क्या बात कर रही हो? दिखाओ तो। ये देखो। मुझे सच में नहीं पता इशिता कि इस थैले में ये दवाइयाँ कहाँ से आई। लगता है दुकान वाले ने गलती से डाल दी होगी। अरे पागल हो गई हो क्या? भुट्टा क्या मेडिकल में मिलता है क्या? अरे तुम भुट्टा लेने गए थे तो भुट्टे वाला भला इस थैले में दवाइयाँ क्यों डालेगा, वो भी गलती से? अरे हाँ, याद आया मुझे। मैं और किरण हम दोनों साथ में भुट्टा लेने गए थे और तभी किरण ने ये दवाइयाँ ली थी और ये उसी की दवाइयाँ है। किरण? अब ये चुड़ैल किरण कौन है भला? सच सच बताओ पार्थ, तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है ना? अरे बाबा, ये तुम क्या बोल रही हो? किरण नाम सिर्फ लड़की का ही थोड़ी ना होता है, वो नाम तो लड़के का भी होता है। और मैं मेरे दोस्त किरण की बात कर रहा हूँ। दरअसल रास्ते में जाते समय मुझे किरण मिल गया था और उसे अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ लेनी थी, तो उसने वो दवाइयाँ ले ली, लेकिन मेडिकल वाले ने पैक करके ही नहीं दी। इसीलिए मैंने ही कहा उसे
कि वो दवाइयाँ मेरी थैली में रख दे और घर जाते समय वापस लेते जाना। हे भगवान, तुम्हारी दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, एकदम भुलक्कड़। पता नहीं तुम जैसे भुलक्कड़ लोग खुद को ही कैसे नहीं भूलते। बेवकूफ कहीं के। क्या यीशु तुम भी। अब ये भुट्टा मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया हूँ, वो भी इतनी बारिश में, और तुम हो कि मुझे ही सुनाई जा रही हो। नॉट फेयर यार। अच्छा बाबा बस करो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बाहर तो बस हल्की सी ही बारिश हो रही है, कोई आंधी तूफान नहीं आया है, और तुम पैदल नहीं कार में गए थे, इसीलिए तुम्हें इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक रोज, अरे मैडम, मैंने सारा काम कर दिया है और अब मैं जा रही है, आप बस वो बड़ी मैडम को बोल देना। ठीक है चंपा, तुम जा सकती हो। फिर चंपा वहां से चली जाती है। अरे ईशिता, तूने उस कामचोर चंपा को जाने क्यों दिया? मतलब उसने तो कहा कि वो सारा काम निपटा चुकी है और इसीलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। उसने सारा काम नहीं किया है, जाकर रसोई में देख, अभी भी वहां पर 3 बर्तन पड़े हुए हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, 3 ही तो बर्तन हैं, तो मैं उसे धो दूंगी। नहीं ईशिता, जो गलत है सो गलत है। रोज रोज वो थोड़ा ना थोड़ा काम तो छोड़कर ही जाती है और फिर तुझे ही उसके हिस्से का बचा हुआ काम करना पड़ता है। अरे हम उससे मुफ्त में थोड़ी ना काम करवाते हैं, पैसे देते हैं उसे। इसीलिए कल से ध्यान रखना, उसे घर जाने देने से पहले सब चेक कर लेना कि वाकई में उसने सारा काम किया है कि नहीं। फिर उसके बाद ही उसे घर जाने देना, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। इतना कहकर गीतांजलि वहां से चली जाती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से माँ जी ने मेरे साथ कितनी अच्छे से बात की है, लेकिन आज अचानक से उन्होंने चंपा के लिए कितना सब कह दिया। वैसे उसके लिए उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन उनका कहने का अंदाज बहुत अलग था। उनका ऐसा बर्ताव भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक रात प्यास लगने पर ईशिता की नींद खुल जाती है। ओफो, इस जग में तो पानी ही नहीं है और बस ये पानी लेने के लिए मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। फिर ईशिता पानी लेने के लिए रसोई में जाती है और तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ऊपर से तो आवाज ही आ रही है। पता नहीं किसकी आवाज है वो, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पर किसी का भी कमरा नहीं है सिवाय स्टोर रूम के। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर देखती हूँ। अब ईशिता टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। स्टोर रूम में तो कोई भी नहीं है और ये स्टोर रूम के बगल में जो कमरा है, यहाँ तो लॉक लगा है। उस दिन भी जब मैं स्टोर रूम में सामान रखने गई थी, तब भी ये कमरा बंद ही था। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। बाहर बारिश भी कितनी तेज हो रही है, शायद उसी की आवाज होगी। जाने दो, मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर मुझे माँ जी के साथ मंदिर भी जाना है। फिर अगली सुबह दोनों सास बहू मंदिर से हो आती हैं और तभी, वाह माँ जी, ये मंदिर के पास वाले मिष्ठान भंडार की तो बात ही कुछ और है। सच में ये फाफड़ा जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ए ना, अरे मैं तो जब भी यहाँ मंदिर आती हूँ तब कार रुका कर उस मिष्ठान भंडार से जलेबी और फाफड़ा जरूर लेती हूँ और फिर घर आने के बाद उसे मजे से खाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे माँ जी, मुझे आपको एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना बहू, इतना क्या सोच रही है? मैं तेरी सास हूँ, कोई हिटलर नहीं। जी, वैसे कल रात मेरी नींद खुली थी और जब मैं पानी भरने के लिए उठी थी तब मुझे फर्स्ट फ्लोर से किसी की आवाज ही आ रही थी। क्या? हाँ माँ जी, और फिर जब मैं ऊपर चेक करने गई तब स्टोर रूम में तो सब ठीक ही था और दूसरा कमरा तो बंद था, तो शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है माँ जी, अब मुझे यहाँ पर आए हुए आधा महीना बीत चुका है और जब जब मैं वहां पर जाती हूँ
तब तक वहां पर वो स्टोर रूम के बगल वाला कमरा बंद ही रहता है। आखिर आप लोग उसे क्यों नहीं खोलते? अरे खोलते हैं ना, लेकिन इतना नहीं। जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तब भी खोलते हैं हम उस कमरे को। और अब तो तू यहाँ पर बस 15 दिन पहले ही आई है, इसीलिए तुझे इतना अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऊपर का माला सिर्फ मेहमान और स्टोर रूम के लिए ही रखा गया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, अब ज्यादा मत सोच और इस जलेबी का मजा ले, पगली कही की। ऐसे ही एक दिन जब घर में इशिता के ससुर प्रमोद के दोस्त आते हैं, तभी और जीतू, क्या हालचाल? ये ले, ये पकवान खा और अपना हालचाल बता। बस सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अब मेरी किस्मत तेरी जैसी कहा। तू तो इतना बड़ा कांड करके अमीर आदमी बन गया। काश मैं भी कोई ऐसा ही कांड करके अमीर बन जाता। अरे चुप ओए, ज्यादा बकवास मत कर। मैं तो अपनी मेहनत के बलबूते अमीर बना हूँ। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा, मैं सब जानता हूँ। उन दोनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रही होती है और उन दोनों की ये सारी बातें इशिता रसोई में से सुन लेती है। ये चीतू अंकल पापा जी को ऐसे क्यों कह रहे थे कि उन्होंने कोई कांड किया है और उसके बाद ही ये लोग अमीर बने हैं। वैसे इतना तो मुझे भी पता है कि पार्थ के घर वाले पहले मिडिल क्लास थे और अब कुछ समय पहले ही वो अमीर बन गए हैं और तभी इस घर का रिनोवेशन हुआ। अरे क्या हुआ इशिता बहू, इन ख्यालों में खो गई तू? कुछ भी तो नहीं माँ जी। चल अब जल्दी से पकोड़े तल दे। आज इस चंपा के छुट्टी लेने के कारण हम पर काम का कितना प्रेशर आ गया है। वो तो एक नंबर की नालायक है, पर अगर अगली बार उसने ऐसे ऐन वक्त पर छुट्टी ली तो मैं तो उसकी अच्छे से खबर लूंगी। जाने दीजिए ना माँ जी, उसके घर पर कोई बीमार है और इसीलिए उसने छुट्टी ली है। तू उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ा इशिता। तू नई नई आई है, इसलिए वो तुझे टोपी पहना रही है, लेकिन ये तो उसका हर महीने का नाटक है। हर महीने में या तो वो बीमार पड़ती है या फिर उसका कोई घर वाला बीमार पड़ता है और फिर ऐसे इन वक्त पर वो छुट्टी ले लेती है। हे भगवान, तब तो ये बड़ी ही चालू निकली। फिर अगले दिन जब इशिता चंपा से काम करवा रही होती है, तभी देखो चंपा, अगली बार से कुछ भी हो, लेकिन एक रात पहले मुझे बता दिया करना, वरना हमें आगे बहुत दिक्कत हो जाती है। माफ करना मैडम, लेकिन मैं अगली बार आपको बता देगी। चलो अब हाल का सारा सफाई हो गएला है। अब तो बस वो आंगन में रखे हुए बक्से को स्टोर रूम में रखना है। चलो अब मैं रख के आती है वहां पर। लेकिन वो तो 4 से 5 बक्से हैं, तो वो काम तुम एक साथ नहीं कर पाओगी चंपा। तो अब तो मुझे 2 या 3 बार चक्कर लगाना होगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर ये बक्से स्टोर रूम में रखेंगे। ना बाबा ना, वो बड़ी मैडम फिर आएगी और आपको ही बड़बड़ करेगी। वो इससे अच्छा तो मैं ही जाती है वहां पर और बक्सा रख कर आती है। तब तक आप इधर ही बैठो। अरे चंपा, माँ जी घर पर नहीं है और वो सीधे 2 घंटे के बाद ही आएगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी मैडम, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप काम करो। वैसे ये सब तो मेरा ही काम है, इसीलिए आप कुछ भी मत करो, मेरे को ही करने दो ये। ओफो चंपा, तुम भी एकदम ढीठ हो। अब ज्यादा सोचो मत और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वैसे भी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ स्टोर रूम में 2 बक्से रखने आई थी और वो इतने कोई भारी भी नहीं थे, इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है मैडम, अब आप जब इतना बोलीच रही हो तो चलो, मैं मना नहीं करेगी आपको। फिर चंपा और इशिता दोनों सारे बक्से स्टोर रूम में रखने जाती है और तभी इशिता को फिर से उस कमरे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। अरे चंपा, तुमने वो आवाज सुनी कि नहीं?
उस रात भी मुझे इस कमरे से आवाजें आ रही थी। हाँ मैडम, मेरे को तो ऐसी आवाज आती च रहती है। अब ये कमरा बंद होने के कारण इसमें चूहे वगैरह रहते होंगे। अब वो भी इधर उधर डिस्को डांस करते होंगे, इसलिए आवाजें आती होंगी। लेकिन चंपा, चूहे के कारण ऐसी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मैडम, चूहा इधर से उधर जाता होगा और सामान गिराता होगा, और उसी की तो आवाज है ये। खैर, सच बताऊं तो मुझे इस पहले माले पर बहुत ही डर लगता है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? और तुम्हें यहाँ पर डर क्यों लगता है भला? देखो मैडम, मुझे तो यहाँ पर काम करते हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 6 महीने पहले इस घर में रह रहे बुढ़ा बुढ़ी यानी बड़ी मैडम के सास ससुर ऑफ हो गए थे, वो भी किसी एक्सीडेंट में। अब आप ही बताओ, ऐसा घर जिसमें 2 लोग मरे हो, उसमें डर नहीं लगेगा क्या? ऊपर से ये पहला माला, और यहाँ पर तो ये कमरा हमेशा बंदिश रहता है। बड़ी मैडम तो किसी को भी इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं बताती, बस कहती है कि ये गेस्ट रूम है। हाँ चंपा, माँ जी भी मुझे यही कह रही थी कि ये कमरा बस गेस्ट आने पर ही खोला जाता है। लेकिन तुम तो मुझे ये कह रही हो कि तुम्हारे सामने ये कमरा पिछले 5 महीनों में एक बार भी नहीं खोला। हाँ मैडम, अब मैं आपसे झूठ काहे को बोलेगी? ये कमरा तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं खोला। चंपा की ये बातें सुनकर ईशिता अब बहुत डर जाती है। शाम होने पर जब गीतांजलि घर लौटती है, तभी वाह, ये चाय पीकर तो सारी थकान ही मिट गई। अब बोल, क्या बोल रही थी तू? दरअसल माँ जी, मुझे आपसे उस बंद कमरे के बारे में बात करनी है। क्या? हाँ माँ जी, आपने तो मुझे कह दिया कि वो कमरा जब भी मेहमान आते हैं तब भी खोला जाता है। हाँ तो फिर चंपा मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि उसके सामने तो वो कमरा कभी खुला ही नहीं? अरे उस चंपा की तो ऐसी की तैसी, काम पर लगे हुए उसे 5 महीने हो गए हैं, लेकिन घर में जब जब मेहमान आए हैं तब तब वो छुट्टी पर रहती है। अब पिछली बार की ही बात है, जब जितेंद्र भाई साहब हमारे घर पर आए थे, तब भी सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ा था। याद है ना तुझे? हाँ माँ जी, वो तो है। तू उसे जाकर बोल दे कि पहले छुट्टियां कम ले, फिर बकवास कर, निकम्मी कही की। हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जरा माँ से बात करके। उनका कॉल आया था मुझे। फिर एक दिन इशिता जब प्रमोद और गीतांजलि के कमरे के पास से गुजर रही होती है, तभी आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? जरा अपनी जबान पर लगाम लगाओ। कोई भी बात तुम्हारे पेट में रहती ही नहीं, तुरंत उगल देती हो। माफ कीजिए प्रमोद जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ध्यान रहे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेरे सारे राज अपनी सहेलियों के सामने उगल दोगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कैसे अमीर बने, समझे कि नहीं? जी, समझ गई मैं, और आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे होंगे? उस दिन भी जीतू अंकल पापा जी को बोल रहे थे कि ये कोई कांड करके ही अमीर हुए हैं, और आज भी पापा जी माँ जी को इस तरह से कह रहे हैं। कहीं पापा जी ने किसी को लूट तो नहीं लिया? तभी उसे गीतांजलि देखती है। अरे इशिता, तुम हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो माँ जी, वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो गीतांजलि। अरे दरवाजा तो बंद कर दिया होता। शुक्र है कि इशिता ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचती। जी माफ कर दीजिए मुझे, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। बोलो मत, अब इशिता हमारे घर में रहती है, और पहले जैसे दिन नहीं रहे जो जब मन में आए खुलेआम कह दिया। हमें हमारी बातें 4 दीवारों के अंदर ही करनी चाहिए। जी, आप सही कह रहे हो, अगली बार से मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद
जब गीतांजलि और प्रमोद 2 दिनों के लिए गाँव गए होते हैं, तभी हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और ये पार्थ तो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। शायद ट्रैफिक में अटक गया होगा। बस वो जल्दी से घर आ जाए, फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। पर ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ऊपर से आ रही है। उन आवाजों को सुनकर इशिता फिर से घबराने लगती है। अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हवा तेज चलने लगती है, जिस कारण सारा सामान भी इधर उधर गिर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खिड़कियां बंद करनी होगी। ओह नो, ये शोपीस तो कितना महंगा था, ये भी टूट गया। इस बारिश ने तो आज हद पार कर दी। इशिता फौरन खिड़कियां बंद करती है। हे भगवान, इतने अंधेरे में मैं टॉर्च कैसे ढूंढूंगी? पता नहीं कहाँ पर रखी है मैंने टॉर्च। और ये आवाज, ये तो और ज्यादा आ रही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर जाकर पता लगाना ही होगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। जैसे तैसे इशिता टॉर्च ढूंढकर ऊपर चली जाती है। कौन है? किसकी आवाज है ये? तभी इशिता को एक चूहा दिखाई देता है। हे भगवान, ये तो एक चूहा निकला। तो इस बुद्धू ने इतनी उधम मचा रखी थी और मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी। चलो अच्छा हुआ कि ये आवाजें इस चूहे के कारण आ रही थी, वरना मेरे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे डरावने ख्याल आ रहे थे। इशिता, कहाँ पर हो तुम? लगता है पार्थ आ गया। अच्छा हुआ, वरना इतने अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, पार्थ जो आ गया है। ऐसे ही एक रोज। अरे मैडम, रहने दो, आप काई को मेरी मदद करने आ जाती हो? वो बड़ी मैडम देख लेगी ना, तो वो फालतू में सुना देगी फिर से, आपको भी और मेरे को भी। अरे नहीं चंपा, आज माझी वापस बाहर गई है और वो सीधे शाम में ही लौटेगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। और मैं जानती हूँ कि माची ने मुझे तुम्हारी मदद करते हुए देख लिया तो वो फिर से मुझ पर चिल्ला देगी। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे चंपा, माची दिल की बुरी नहीं है, बस उम्र के साथ उनका गुस्सा बढ़ गया है और कभी कभार वो बहुत चिड़चिड़ी भी बन जाती हैं। कभी कभार? अरे हमेशा ही उनके थोबड़े पर 12 बजेले रहते हैं। खैर, तुम रोटियां बेल दो और मैं सेकने का काम करती हूँ। ठीक है मैडम, आप बहुत ही अच्छी हो, वरना आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत ही कम रहते हैं। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ मुझे और बातें कम और काम ज्यादा करो। लेकिन एक मिनट चंपा, अब इतनी सारी रोटियां तो हमने बना दी है ना, तो फिर तुम ये एक्स्ट्रा की रोटी क्यों बना रही हो? हम 4 लोगों के लिए इतनी रोटियां बहुत है, तो ये एक्स्ट्रा की रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात तो एकदम बराबर ही है मैडम, लेकिन आपकी सास मुझसे रोज एक्स्ट्रा की रोटियां बनवाती है और साथ में एक्स्ट्रा की सब्जी भी। घर में जो कुछ भी खाना बनता है, वो सारा खाना वो मुझसे एक्स्ट्रा का बनवाती है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? लेकिन इतना ज्यादा खाना क्यों बनाती हो तुम? आपकी सास का ये कहना है कि घर में मेहमान कभी भी आ सकते हैं या फिर दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ सकता है, तो हम उन्हें भूखे पेट नहीं भेज सकते। इसीलिए वो मुझसे रोज एक्स्ट्रा का खाना बनवाती है। अच्छा, लेकिन हमारे घर पर तो बहुत ही कम मेहमान आते हैं और कोई गरीब भी दरवाजे पर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी एक्स्ट्रा का खाना क्यों बनवाती हैं। लेकिन एक मिनट, आज तक एक बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई कि माँ जी इतना ज्यादा खाना बनवाती हैं, लेकिन वो खाना बचा हुआ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो खाना तो मैंने फ्रिज में भी नहीं देखा और माँ जी को किसी को देते हुए भी नहीं देखा। वो तो है मैडम, पर अपन होते कौन है बोलने वाले। मेरे को जितना काम बोला जाता है मैं उतना ही करती है, बाकी अपना दिमाग में कहीं नहीं लगाती। ठीक है चंपा, बेलो तुम रोटियां।
इशिता को अपने ससुराल में थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर 2 दिनों के बाद वो अपने मायके चली जाती है। और तभी, ये ले इशिता बेटा, तेरे लिए मैंने सुंदर सुंदर कुर्तियां लाई है, वो भी लखनऊ से। क्या बात है माँ, ये कुर्तियां तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियां लाई। क्या तू भी बेटा अपनी ही माँ को कोई शुक्रिया कहता है क्या? अरे आप मेरी माँ थोड़ी ना हो, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तू भी ना सच में कुछ भी बोलती रहती है। और बताइए माँ, कैसी रही आपकी लखनऊ की ट्रिप? बहुत अच्छी रही बेटा। अब वो सब छोड़ और तू बता, अभी मेरे यहाँ आने से पहले तू इतनी चिंता में क्यों बैठी थी? सच सच बता मुझे कि आखिर तू किस बारे में सोच रही थी? दरअसल माँ, वो मेरे ससुराल में एक बंद कमरा है और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जब मैं घर में कोई काम करती हूँ तब मेरे दिमाग में उसका ख्याल बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जब मैं खाली बैठती हूँ तब मेरे दिमाग में फिर से उसी के बारे में ख्याल आते हैं और इसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ माँ। ससुराल का बंद कमरा? अरे ये तू क्या कह रही है बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दरअसल बात ये है। फिर इशिता कुसुम को उस बंद कमरे के बारे में सब बता देती है। हे भगवान, तू भी ना एक नंबर की पगलेट है। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने आपको इतनी गंभीर बात बताई और आप हो कि मुझे ही पगलेट बोल रही हो। पगलेट नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ तुझे? अरे बचपन से ही तेरी बुरी आदत है हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचना, भूतों की और रहस्य भरी किताबें पढ़ना, उसी की फिल्में देखना। बस यही सब करती आ रही है तू बचपन से, और ये उसी का नतीजा है जो आज तेरा दिमाग इतना खराब हुआ है। अरे नहीं माँ, ये सब उनके कारण नहीं हुआ है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि उस बंद कमरे के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और सच कहूं तो मेरे ससुराल वालों का व्यवहार भी बहुत अजीब है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तू अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा ही दौड़ा रही है। जब तेरी सास ने तुझे कह दिया है कि वो कमरा मेहमानों का कमरा है, तो तू अपने मन में ख्याली पुलाव क्यों पकाई जा रही है? अरे उसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जिन पर तुझे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीजों में अपना समय जाया करना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ, अब चलो जाकर मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म पोहे बना दो। मुझे आपके हाथों के वो भोपाली पोहे बहुत पसंद है और आज वही खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी बनाकर लाती हूँ मैं। फिर कुसुम रसोई में चली जाती है। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, मुझे माँ को ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। अब माँ भी बेवजह चिंता करने लगेगी। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन तो तभी आएगा जब मैं उस दरवाजे को खोलकर देखूंगी। हो कोई ना कोई राज तो जरूर है और उसका पता मुझे जल्द से जल्द लगाना ही होगा। फिर 2 दिनों के बाद इशिता अपने ससुराल वापस चली जाती है। और तभी, अरे ये क्या, इस कमरे का ताला कैसे बदल गया? फिर इशिता उसके बारे में गीतांजलि से सवाल करती है। और तभी, अरे तुझे इतनी पंचायत क्यों चाहिए? जब तेरा ऊपर कोई काम नहीं रहता तो फिर तू ऊपर क्यों जाती रहती है? आज भी मायके से आई नहीं कि ऊपर चली गई। अरे ऐसा क्या रखा है तेरा ऊपर? अरे नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस देखनी चाहती हूँ कि वहां पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, वरना हम में से कोई भी वहां पर आता जाता भी नहीं है, इसीलिए मैं ही देखती हूँ। फिर भी तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है और उस कमरे का ताला मैंने ही बदला है, क्योंकि जो पुराना ताला था वो खराब हो चुका था, इसीलिए अब मैंने नया और मजबूत ताला लगाया है। अच्छा, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मंदिर के लिए निकलने में देरी हो रही है। जी माँ जी, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इशिता को हर वक्त बंद कमरे की बात खाई जाती है,
जिस कारण उसे नींद भी नहीं आती। फिर एक रात वो हॉल में जाकर बैठती है और तभी, अरे, ये माची ऊपर क्यों गई है? और वो भी रात के 1 बजे। आखिर उनका ऊपर क्या काम रह सकता है? मैं ही जाकर देखती हूँ कि आखिर माची ऊपर क्या कर रही है। लेकिन इशिता ऊपर जाए उससे पहले ही गीतांजलि नीचे चली आती है। अरे इशिता, तू क्या जरा बोरा गई है क्या? तो मैं भी और क्या करूं माँ जी? मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही और यहाँ पर आकर बैठ गई और तभी मेरी नजर आपके ऊपर चली गई। लेकिन आप ऊपर क्या कर रही थी माँ जी? वो भी इस समय? डिस्को डांस करने गई थी। चल, तुझे भी करना है क्या? अरे, ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ तो तू कैसी बातें कर रही है वो पहले देखना। हर वक्त बस जासूसों की तरह सवाल करती रहती है मुझसे। अरे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी और जो बचा हुआ सामान निकला मैं उसे स्टोर रूम में रखने गई थी। बता, और कुछ जानना है क्या तुझे? अरे नहीं माँ जी, चलो अब मैं आराम से सो सकती हूँ। गुड नाइट। गीतांजलि का गुस्सा देखकर इशिता वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब इशिता मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास चला आता है। अरे बेटी, तुम्हारे घर में भूत है। उस बंद कमरे के अंदर भूत रहता है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटी। कल रात उस कमरे की खिड़की खुली देखी मैंने और वहां पर एक आदमी खड़ा था। और मैं तेरे घर वालों को करीब से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो कमरा कई महीनों से बंद है। लेकिन कल रात वहां पर कोई था और वो कोई आदमी नहीं बल्कि भूत था। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे काका, रुक जाइए काका, कहीं ये काका सच तो नहीं बोल रहे? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर घर जाने के बाद इशिता ये बात सबको बताती है और तभी, जरूर वो पागल बुढ़ा तिवारी ही होगा। हाँ इशिता, तिवारी काका दिमागी रूप से ठीक नहीं है। वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसीलिए तुम उनकी बात को इतना सीरियसली मत लो। क्या? हाँ बहू, अरे अब कुछ ही दिन पहले की बात है। उस बुढ़े तिवारी ने पड़ोस की कमला को चुड़ैल कहा तो उसे सबने मिलकर बहुत कूटा। इसी दिन हमारे हाथ की भी 2-4 थप्पड़ जरूर खाएगा वो, और तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। वो आदमी रात भर शराब पीता है और दिन भर गली मोहल्ले में घूमकर वो लोगों को झूठी खबरें देकर डराता रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर उन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। उनके कारण आज कितने लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम भूल गए क्या पार्थ? पिछली बार भी हमने उसे निकाल दिया था, लेकिन वो आदमी फिर से लौट आया। देख इशिता बहू, उस बुड्ढे की बातों में मत आ और जा सबके लिए मस्त चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। फिर इशिता चाय बनाने जाती है, लेकिन उसके दिमाग में तिवारी काका की बात बैठ जाती है। घर वाले भी गलत नहीं हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि तिवारी काका झूठ नहीं बोल रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।